हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। कनक कुदर केदार बीच सुंदर सुरमणिवर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है, यानी कि कौन सा अलंकार है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कवि प्रिया, तो ये किसकी रचना है? तो ये केशव दास की रचना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए। देखो, कामायनी पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। बचपन, ये तो एक अवस्था का नाम है तो ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। सुशील, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। अगर हम बोल दें डॉक्टर का नाम, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आप, ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? बहुत सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। पल्लव, ये सुमित्रा नंदन पंत का है, ना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है? जल्दी बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोध, क्रोध शब्द जो है वो एक संज्ञा शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो प्राण, प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट पीत मानुहु तड़ित रुचि सुचि नौमु जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान क्या है? अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सा का उच्चारण स्थान, तो सा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तालु, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। और ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? जल्दी बताओ। एग्जाम में पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अब बात हो रही है ऊष्म व्यंजन के बारे में, तो यानी कि उसके बारे में तो पूछ लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्कों में बन सकता है। तो देखो, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि सा और सा और हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन है। रा जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वचन में या किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। कुछ नहीं, आप तो सेंटेंस को पढ़ो, जो सही होगा वो आपको पता चल जाएगा। मेरी होश उड़ गई, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे होश उड़ गए, ये भी गलत है। मैं होश उड़ गई, गलत है। मेरे होश उड़ गए, यही बिल्कुल ठीक है। देखो, पढ़ने में भी सही लगेगा आपको। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। महीप का सही संधि बताइए। महीप का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ मही प्लस ईप होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? गगनचुंबी का समास विग्रह करो। गगन को चूमने वाला, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता वहां तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईद का चांद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दिखना। पहला ऑप्शन करेक्ट। इहलोक का विपरीत कारतक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का, तो इहलोक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका परलोक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनिष्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, उसके बाद देशज शब्द होते हैं, यौगिक, यौगिक कोई शब्द नहीं होते। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? जो कन्नौजी भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो आपका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपका छंद हो जाएगा दोहा छंद, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अब ट्रिक क्या है पहचानने की? देखो, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं गिनना मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, लेकिन आप ज्यादा ध्यान दो दोहे की मात्राओं को याद करने में और उनके चरणों को याद करने में, ठीक है? वहां पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो उसी तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको छंद पहचानना है, जल्दी पढ़ लो और इसका आंसर दो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ सोरठा छंद होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब सोरठा जो है ये दोहा का बिल्कुल उल्टा होता, यानी कि पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक मयान में दो तलवार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक ही साथ पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तमस किसकी रचना है, जल्दी बताओ। तमस जो है वो किसकी रचना है? तो ये भीष्म साहनी की रचना है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जल्दी बताओ, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जो है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। कुरु और कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर भी आपको छंद पहचानना है, कौन सा छंद है? 74। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बरवे छंद, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन मोई ना सुआए अमिये पियावत, मान बिंदु वरन विष दे बुलाए मान सहित मरीवो बुला। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर सोरठा छंद है। पहचानने की ट्रिक बताई थी, कितनी मात्राएं होती सोरठा छंद में मुझे बताना, ठीक है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? यानी कि 3 में है, 1 में नहीं है, जिसमें नहीं है वही आपको चयन करना है, जल्दी बताओ। जहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, पता नहीं। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, खूब ठंडा बर्फ लाओ, ये तो गलत है। बर्फ जो है वो ठंडा ही होता, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, एक गोपनीय रहस्य है, उसमें एक गोपनीय रहस्य हटाओ, ये भी गलत है। आप जैसा सज्जन कौन होगा, यहाँ पर भी गलती है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है विशेषण की दृष्टि से। चीफ की दावत, ये किसकी कृति है? तो ये जो आपकी कृति है ये भीष्म साहनी की कृति है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है? और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है? और विशेषण की विशेषता बताने वाले को शब्द को प्राविशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। सब कुछ याद हो गया? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संदेह होना, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गुरु के समीप रहने वाले को आप क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु के समीप रहने वाले को हम अंतेवासी बोलेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ ना हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अकिंचन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता हो उसको बोलते हैं बहुतुज्ञ, ठीक है? तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं, नहीं तो एक ही में आप लोग मिक्स कर दो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम क्या बोलेंगे? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम अगोचर बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो बीत चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो बीत चुका है उसको हम अतीत बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंक का पर्यायवाची शब्द, तो अंक का पर्यायवाची बहुत सिंपल है, संख्या, चौथा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अव्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभ्यस्त, तो अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये भी बहुत सिंपल है, सही आंसर हो जाएगा आदि, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है 37 वाला, कि अरण्य
का पर्यायवाची क्या होगा, और सिंपल भी है बहुत ज़्यादा। और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अरण्या का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 37 क्वेश्चंस। आपके इसमें टेस्ट में कितने नंबर आए मुझे ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो। अरे भैया लाइक तो फ्री में होता है, उसके लिए थोड़ी ना कोई आप मुझे पैसा दे रहे हैं। तो दिल खोल के लाइक करो, और मैं दिल खोल के ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग भी अपनी जो काम है दिल खोल कर ही करो, जब मैं अपना काम दिल खोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।